वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप है ना, क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि निर्वात में दो आवेश ए और बी दो बिंदुओं पर रखें। देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि ये बिंदु है ए, इस ए बिंदु पर एक आवेश रखा है और दूसरा रखा है इस बी बिंदु पर। ठीक है, ये है आपके पास में Q1 और ये आपके पास में Q2। ये दोनों निर्वात में रखे हैं और 3D सिस्टम में पड़े हैं। 3D सिस्टम मतलब हो गया आपके निर्देशांक ज्यामिति का 3 डायमेंशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। अब हमें पता है, हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है 11th क्लास में, किसी भी बिंदु या किसी भी कण की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर है ना, जिसकी मूल बिंदु से दूरी ली जाती है, तो हम मूल बिंदु इसको मान रहे हैं। ठीक है, मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से इस ए पॉइंट पर रखे आवेश की दूरी यानी कि स्थिति सदिश r1 वेक्टर है और इस बी वाले की r2 वेक्टर है। अच्छा, जो पोजीशन वेक्टर होते हैं इनकी दिशा किस तरफ होती है? पोजीशन वेक्टर की दिशा हमेशा पॉइंट्स की ओर ही होती है, टुवर्ड द पॉइंट, यानी कि इस r1 की जो डायरेक्शन है वो ये है और इस r2 की जो डायरेक्शन है वो ये है। हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए? ए से बी के बीच की, तो हमें चाहिए ये वाली डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, ये डायरेक्शन r12 भी हो सकती है या फिर r21 भी हो सकती है, ये फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपन ले लेंगे। अच्छा, है बराबर ही, ठीक है, बराबर है। अब सपोज कीजिए कि एक नंबर आवेश पर 2 नंबर आवेश से बल लगाया, तो 1 पर 2 के कारण बल कितना, फोर्स कैलकुलेट करेंगे अभी, लेकिन डायरेक्शन क्या मैं डायरेक्शन इस तरफ दे सकता हूं इसकी, क्योंकि ये उसको धक्का मारेगा। प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल्शन का मतलब Q2 Q1 को धक्का मारेगा तो वो उधर जाएगा, दूर जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी। अच्छा, बल किस पे लग रहा है? पहले वाले पे। किसके कारण लग रहा है? दूसरे वाले के कारण, तो इसको कहेंगे हम F12 और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर यूज में लिया जाता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लिख देंगे इसको R12 यूनिट वेक्टर। देखिए, फोर्स के अकॉर्डिंग ये 12 है तो ये भी 12 और इसकी डिस्टेंस भी 12 काम में लेंगे अपन। अच्छा, 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 को धक्का मार रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्या कहेंगे, F21। ठीक है, और यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा R यूनिट वेक्टर 21। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहां पे नोट करने वाली चीज क्या है? यहां पे R12 वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो तो मुझे कैसे निकालना होगा? देखो, R12 ले रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस तो यही है, 1 2 मतलब कि फोर्स 1 2 वाला, तो इसकी R12 की डायरेक्शन भी उस फोर्स की डायरेक्शन में ले लेंगे, तो ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, है ना। और अगर मैं R21 लूं तो ये 21 फोर्स ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ ली जाएगी। तो इस लाइन की डायरेक्शन 2 तरीके से चेंज हो रही है, R12 के लिए उस तरफ, R21 के लिए इस तरफ। अच्छा, R12 के लिए अगर उस तरफ है, सपोज कीजिए उस तरफ है, तो आपने ट्राइंगल लो पढ़ा होगा, ट्राइंगल रूल, वेक्टर्स को ऐड करने का, ग्राफिकल जो मेथड थे उनमें ट्राइंगल रूल आया होगा, आपके त्रिभुज नियम आया होगा सदिशों को जोड़ने का। तो उसके हिसाब से R2 प्लस R12, R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू क्या है? R1 माइनस R2। तो ये हो गया R1 माइनस R2। अच्छा, ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं, देखो 1 पहले आ रहा है तो 1 को पहले लिख दो, 2 बाद में आ रहा है तो 2 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करेंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बाकी मैंने बता दिया कैसा है, आप त्रिभुज नियम लगाएंगे, ट्रायंगल रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा आपके।
ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने R21 कैसे निकाला, भाई R21 काम में लेना तो एरो ये थोड़ी रहेगा, अब तो एरो इधर आ जाएगा। तो भुजाएं, क्रमागत भुजाएं जिसको कहते हैं हम, वो ये वाली हो जाएगी R1 और R21। तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। देखो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 सपोज कीजिए। तो मेरे पास में R21 क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ गया, ये वाली चीज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स। फोर्स कितना, तो देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर Q2 के कारण फोर्स कितना, F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R कौन सा लेंगे, F12 लिया तो R भी 12 वाला ही काम में लेंगे, R12 मॉड लगाएं क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा R यूनिट वेक्टर 12। अच्छा, यूनिट वेक्टर की आपके पास में डेफिनेशन है एक, यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखते हैं कि R यूनिट वेक्टर आपके पास में है तो R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड। अब आपके हाथ में 1 2 है तो यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 खत्म काम। सीधी डेफिनेशन है कि R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मोड R वेक्टर। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R12 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। दोनों चीज सेम है तो क्यूब हो जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R12 वेक्टर का होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा R12 वेक्टर। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है ना। हाँ, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये 1 2 आ गया तो अब बताइए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना होगा, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, K Q1 Q2 R, चूंकि ये 2 1 आएगा, चूंकि ये 2 1 आएगा इसलिए ये भी 2 1 और ये भी 2 1। समझ गए, तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास में, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R21 वेक्टर का होल क्यूब मोड के साथ में और R21 वेक्टर फॉर्म हो गया। अब ये ध्यान रखिए कि R12 वेक्टर जो है वो इक्वल तो है 2 1 के, लेकिन उल्टा है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए आप इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं तो आप कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड F12 इज इक्वल टू माइनस F21। एक्शन रिएक्शन पढ़ा है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म इसकी हो गई। तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या बनता। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दें, है ना, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आगे देखिए, कुछ नहीं है हमारे पास में Q1 और Q2 का मान, Q1 और Q2 दोनों बराबर ले लेते हैं, चलो 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, लेकिन R1 वेक्टर की वैल्यू लेंगे हम I प्लस J प्लस K वेक्टर। ठीक है, मीटर में ले लेते हैं।
और R2 हम ले रहे हैं, R2 कितना ले हुए अपन, ले लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 2k मीटर में। ठीक, ये वेक्टर वाले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। k की वैल्यू तो आपको पता होगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो सीधी सीधी वैल्यू लगा लेते हैं अपन। देखो F वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं इसका मॉड ही निकाल, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं अपन इसका, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो k Q1 Q2 ओवर R 1 2 वेक्टर का होल स्क्वायर। हमें चाहिए यहां पर 1 2 वेक्टर। 1 2 वेक्टर कैसे, तो देखो R 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 कितना है, I प्लस j प्लस k। ठीक है, और इधर माइनस में लगा देंगे हम कितना, 2i प्लस 3j प्लस 2k। आई R वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, 3 -3 प्लस 1 माइनस का 2j और ये माइनस का k। ठीक है, अब क्या निकालना, आपको मॉड निकालना, तो R12 वेक्टर का मॉड कितना होगा, तो इन सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और अंडर निकाल लीजिए। तो हमारे पास में आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ गया, तो R12 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट में। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह रख सकते हैं। अच्छा, तो स्क्वायर चाहिए तो आपको इसकी जगह पे √6 रखेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो कूलम है, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर √6 का होल स्क्वायर करके इसकी वैल्यू फाइंड कर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में कुछ ऐसे क्वेश्चन बने जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो, संतुलन अवस्था से संबंधित हो, है ना। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि आपको कोई दो चार्जेस दिए जाते हैं और कोई तीसरा चार्जेस इस पोजीशन पर, एक ऐसी पोजीशन पर रखा जाता है जहां पर तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि संतुलन की अवस्था में हो। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स है, सारे चार्जेस पे जो नेट फोर्सेस लग रहा है, सभी चार्जेस पे जो नेट फोर्सेस लग रहा है वो सबके सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी कि उनका जो टोटल है, वेक्टर सम है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब तो वो किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में, वरना नहीं रहेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एक इस तरफ से खींचता है, दूसरा उस तरफ से खींचता है। अगर दोनों बराबर फोर्स से आपको खींचते हैं तो आप संतुलन अवस्था में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, अपनी पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन किसी एक ने भी अगर आपको ज्यादा खींचा तो उसका फोर्स ज्यादा है, इसलिए आप उसकी तरफ गति करने लग जाएंगे, उसकी तरफ मूव हो जाएंगे। तो यही तरीका इक्विलिब्रियम का इसमें आवेश में, चार्जेस में हम यूज में ले रहे हैं। तो इसके दो केसेस हैं। हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि if both charges are same nature, ठीक है, if both charges are same nature, है ना, and the other charge are
अदर चार्ज इज अपोजिट नेचर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप चार्ज को हमेशा, जो अदर चार्ज आया आपके पास में Q3 आया, उस चार्ज को हमेशा इन दो चार्जेस के बीच में ही प्लेस करेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच में ही रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में आप ये समझ नहीं पाएंगे कि जो तीसरा चार्ज दिया गया है उसको कहाँ रखें। तो उसके लिए ये चीज ध्यान रखिए कि अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं और तीसरा चार्ज उनके अपोजिट नेचर का है, तो उस कंडीशन में आप उस अपोजिट नेचर वाले चार्ज को उन दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं कि ये दो चार्जेस है सेम नेचर के। ठीक है, ये प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं। और तीसरा जो चार्ज है वो माइनस, यानी कि इनके अपोजिट नेचर है। अगर ये माइनस है तो वो प्लस होगा और ये प्लस है तो वो माइनस होगा। उसको इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली किसी लाइन के बीच में आपको प्लेस करना है, यानी कि Q3 आप यहां रखेंगे। सपोज कीजिए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R है, तो आपने Q3 को किसी एक चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा है। तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में? बाकी का डिस्टेंस हो गया हमारे पास में R माइनस एक्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम में फोर्स जो होगा इस Q3 पर जो फोर्स लगने वाला है Q1 के कारण और Q2 के कारण, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आपके पास में F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कौन सा सम? वेक्टर सम। ध्यान रखिए वेक्टर सम की बात हो रही है। ठीक है, अब F1 क्या है? तो हमारे पास में F1 है कितना? K Q1 Q3 आवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस है x। एंड अगर मैं कहूं कि F2, तो F2 कितना आएगा? F2 हमारे पास आएगा K Q2 आएगा, क्योंकि अब फोर्स लग रहा है 2 वाले के कारण 3 पर। तो Q2 Q3 और डिस्टेंस जो है, अब डिस्टेंस कितनी हो गई है? R माइनस एक्स स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल टू 0 होते हैं। तो आप इनको ये भी लिख सकते हैं कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, यानी कि इनका जो मोड होगा वो हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना? ये इसको Q3 को Q2 अपनी ओर खींचेगा और Q1 अपनी ओर खींचेगा, तो डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है ना? डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये दोनों आपके पास में एक इक्वेशन लेके आएंगे जो इस तरीके से होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 Q3 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये केस इसका देखना है। सेकंड केस ये कहता है कि अगर इफ बोथ चार्जेस आर अपोजिट नेचर, है ना, बोथ चार्जेस आर अपोजिट नेचर, देन आपको जो तीसरा चार्ज दिया जाएगा उसको आप हमेशा या तो Q1 से पहले रखेंगे या फिर Q2 के बाद में रखेंगे। ठीक है, इस केस सेकंड को ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है कि अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो उस कंडीशन में A और B दो केस बनेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास में दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, Q1 Q2। तो आपके पास में एक तीसरा चार्ज आया, उसका कुछ भी चार्ज हो, कुछ भी प्लस माइनस का नेचर कुछ भी हो, उस कंडीशन में या तो वो Q1 से पहले रखा जाएगा या फिर Q2 के बाद रखा जाएगा। हम उसको रख रहे हैं Q2 के बाद में, और कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो पहले इसकी टोटल डिस्टेंस थी r, ठीक है, अब इसकी Q3 से Q1 की डिस्टेंस हो गई है r प्लस एक्स। तो वापस आपको इक्वेशन बनाना आ गई। अब देखिए इक्वेशन क्या बनी? k Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस जरूरी नहीं है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन, अच्छा Q1 Q2 नहीं, सॉरी Q1 Q2 नहीं चाहिए, आपको Q3 चाहिए। तो K
Q1 Q3 इज इक्वल टू अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस Q3 को Q1 से पहले रखता तो B केस में हम इसको कैसे करते हैं, तो Q1 Q2 ये माइनस ये प्लस और हमने इसको रखा है Q3 को इस जगह पे कितना x डिस्टेंस पे, तो बाकी की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास r प्लस x और Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास में फिर से क्या बना k Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q3 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन इक्वेशन से आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जुगाड़ तो आपके पास में ये रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन करेंगे, है ना। पहले अपन ये जुगाड़ देख लेते हैं, इसके बाद में सेकंड नंबर जुगाड़ क्या देखना आपको। अच्छा, आप चाहे तो इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास में एक क्वेश्चन अवेलेबल है, देखो करते हैं। देखो, सपोज कीजिए कि आपके पास में दो चार्जेस है, एक 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक है 4 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आर से डिनोट करेंगे डिस्टेंस को अपन। चलिए, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। एक चार्ज है जो नेगेटिव है, नेचर उसकी नेगेटिव है, उस चार्ज को बीच में कहाँ रखें, किस जगह पे रखें कि वह इक्विलिब्रियम में रहे। यानी कि सपोज कर रहे हैं कि हम उस चार्ज को रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास में चार्ज है, इसको हम ले सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इस चार्ज को हमें रखना है, ठीक है, ताकि क्या हो, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब है कि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, या तो मैं x निकाल लूँ या फिर मैं r माइनस एक्स निकाल लूँ, सिंपल है। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, k सेम रहेगा, 9e 1e अपॉन डिस्टेंस कितनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 4e 1e अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास k से k कैंसिल हो गया, तो 9e स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे कि कैंसिल हो चुका अपने पास में, है ना, वहां पे 4e स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करें, रूट अंडर रूट, है ना, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 9e स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4e स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कैंसिल हो गया, e स्क्वायर 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 कैंसिल, 9 का 3 हो गया, 3e अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2e अपॉन r माइनस एक्स। ओके, अच्छा, e से ही कैंसिल हो गया, ये 3 इसके पास में गया तो 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 3r इज इक्वल टू, अच्छा आपको चाहिए x चाहिए आपको, ठीक है, 3r इज इक्वल टू 3 इसके 5x हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 3/5 इंटू r। r की वैल्यू हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10, यहाँ 2 बचा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको मीटर में भी बदल सकते हैं, आपका आंसर ये रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस जुगाड़, है ना, ट्रिक्स। आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आया ये, ठीक है, और करेंगे थोड़ी देर बाद में, और कर लेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हम अपने आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। आगे आपको जो याद रखना है